एक क्वेश्चन है जो नया नया मिला था। 56 आई गेस। पॉल्ट कंपनी। 56 है। पॉल्ट कंपनी। पॉल्ट कंपनी is currently undertaking a major program of product development. Palt company has made significant investment in plant and machinery for this program. Over the next couple of years, Palt company has also budgeted for a significant development and launch costs for a number of new products. And launch costs. Although its finance director believes there is some uncertainty with these budgeted figures as they will depend upon competitor activity amongst other matters. Palt company issued floating rate loan notes with a face value of $400 to fund the investment in plant and machinery. The loan notes are redeemable in 10 years' time. The interest on the loan notes is payable annually and is based on the spot yield curve plus 50 basis points. Okay. Ford Company's finance director has recently completed a review of the company's overall financing strategy. His review has highlighted expectations that interest rates will increase over the next few years, although the prediction of the financial experts in the media differs significantly. ठीक है, इसके क्या है कि मतलब बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट, जैसा इसका मानना है। करंटली हमारा यील्ड तो इतना है, ठीक है। Finance director is concerned about the exposure Port company has to increases in interest rates. ठीक है, through the loan notes. He has therefore discussed with Melbridge Bank the possibility of taking out a 4-year interest rate swap. The proposed terms are that Port would pay Melbridge in interest based on the fixed rate of 4.87%. ओके, मैं फिक्स दूंगा। इन रिटर्न पॉल्ट कंपनी वुड रिसीव फ्रॉम मैलब्रिज बैंक अ वेरिएबल अमाउंट बेस्ड ऑन द फॉरवर्ड रेट्स कैलकुलेटेड फ्रॉम द एनुअल स्पॉट यील्ड कर्व रेट। Annual spot rate yield curve rate at the time of payment minus 20 basis points. Payments and receipts would be made annually, with the first one in 1 year's time. Malbridge Bank would charge annual fee of 25 basis points if Palt company enters the swap. ठीक है, अभी उन्होंने यहाँ पे क्या दिया है देखो। हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है। यूजिंग द करंट एनुअल स्पॉट यील्ड कर्व रेट्स एज द बेसिस फॉर एस्टिमेटिंग फॉरवर्ड रेट्स, कैलकुलेट द अमाउंट Palt company expects to pay or receive each year under the swap. Company expects to pay or receive each year under the swap. Expects to, ठीक है। देखो, मैं उनको क्या दे रहा हूँ, मैं उनको फिक्स्ड पेमेंट दे रहा हूँ, तो मेरा पेमेंट जो है वो फिक्स्ड है। मैं तो मैलब्रिज को फिक्स्ड पेमेंट ही दे रहा हूँ भाई, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। जो है ना 56 पॉल्ट कंपनी, मेरे को क्या ढूंढना है कि मेरे को करंट ईयर ढूंढना है। मैं कितना अमाउंट अंडर अंडर द स्वैप कमा रहा हूँ या फिर गवा रहा हूँ। तो अगर मैं फिक्स्ड ले रहा हूँ, लोन अमाउंट जो है 400 मिलियंस का, रेट कितना है 4.847%। तो ये होगा मेरा फिक्स्ड अमाउंट पेएबल। ठीक है ना। और ये 4 ईयर्स का है, मैंने अभी जस्ट वो देखा, मतलब फिर से ये 4, तो ये 4 साल तक चलेगा। टोटल फिक्स्ड अमाउंट पेएबल
फिर क्या इन्होंने मुझे दिया है, मुझे करंट एनुअल स्पॉट यील्ड कर्व दिया है, और नंबर ऑफ स्वैप एग्रीमेंट। ये करंट एनुअल स्पॉट यील्ड कर्व है, लेकिन मेरे को एक्चुअली चाहिए फॉरवर्ड रेट, है ना, क्योंकि मैं ये देखो उन्होंने क्या बोला है, यूजिंग द करंट एनुअल स्पॉट यील्ड कर्व रेट assess the basis for estimating the forward rate, क्योंकि जब भी मैं पे करूंगा, मैं तो 4 साल बाद पे करूंगा, मैं तो 2 साल बाद पे करूंगा, तो ये उस टाइम का है ना। तो years 1 2 3 4 रेट 0.7%। मैं इसको ना एक्चुअली, मैं सोचू ऐसे ऐसे था, 1.037%, 1.0425%, 1.047। एक मिनट, हाँ, रेट, यहाँ पे हाँ 1+R, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1+R रेस टू एन, बिकॉज मेरे को उस दिन का मतलब बेसिकली मतलब वो चाहिए, रेट चाहिए। ठीक है ना, तो ये मेरे को 1+R आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को फॉरवर्ड रेट चाहिए, तो अब मैं फॉरवर्ड रेट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं दिस ईयर डिवाइड बाय 1 ईयर एंड देन दिस ईयर डिवाइड बाय द प्रीवियस ईयर, मैं ये करते जाऊंगा। ठीक है ना, मेरे को ये मिला, मेरे को ये मिला है, ठीक है ना। अभी इसके बाद क्या, जब मेरे को फॉरवर्ड रेट मिल गया कि मतलब उस दिन का रेट क्या होगा। अच्छा, ये बाय द वे मैं मतलब बता देता हूँ ये क्या है। ये करंटली एनुअल स्पॉट यील्ड कर्व रेट है। इसके ऊपर एक तरीके से हम लोग, पता है वो क्रेडिट पॉइंट्स आते थे, ये हमारा कहीं ना कहीं क्रेडिट पॉइंट नहीं है, लेकिन ये हमारा रिस्क बेसिस है जो आगे चल के बढ़ते रहने वाला है। तो इसलिए ये फॉरवर्ड रेट्स है बेसिकली एक तरीके से, ठीक है ना। हम्म, अब अब ये एक्चुअली मेरा वैसे तो वेरिएबल रेट है, लेकिन मैंने मुझे ऊपर कुछ तो दिया है, नहीं, ये देखो नीचे दिया है। In return, Paul company would receive from Malbridge Bank a variable amount based on the forward rates. देखो, based on the forward rates calculated from the annual spot yield curve rates. Forward rates calculated from the annual spot yield curve rate. तो मेरे को annual spot yield curves यूज करके forward rate पे आया था, जो मैं आ गया -20 basis points। तो मेरे को यहाँ से अभी -0.2% rates rounds। ठीक है ना, इनको रेट आ गया। अब पता है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंसिपल अमाउंट लिख देता हूँ। 400 का ही है ना प्रिंसिपल अमाउंट, तो देखो 400 का ही है। अब मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर देता हूँ मेरा, ये मैंने चार्ज कर दिया इसके ऊपर इंटरेस्ट। ये आ गया समेशन 78.4 टू बी रिसीव्ड टू बी पेड। तो
ये देखो, टू बी रिसीव टू बी पेड, तो मेरे को ज्यादा रिसीव होने वाला है 10। ये हो गया मेरा गेन फ्रॉम कमिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट, कमिंग इन दी स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे लिखूं मैं? सही लग रहा है? इस बार सही लग रहा है। चेक करते हैं भी जरा एक बार। ओके, ये इन्होंने ईयर ऑन ईयर दिखाया है, ठीक है। ये इसको हम ईयर ऑन ईयर दिखा देते हैं फिर। ऐसे इन्होंने दिखाया है इसको, फिक्स्ड फ्लोटिंग पेमेंट, पेमेंट रिसीट, ठीक है ना? अभी उतना तो, ईयर्स 1 2 3 4, यही होगा फिक्स तो यही होगा हमेशा। फ्लोटिंग जो है ये मुझे मिल रहा है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है हमको। नेट, इधर मैं सिर्फ नेट ही लिखता हूँ क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली पता नहीं होगा उस टाइम पे कि मुझे क्या हो रहा है। और उन्होंने राउंड ऑफ किया हुआ है, ठीक है, हम भी कर सकते हैं राउंड ऑफ, ऐसे कोई बड़ा मतलब दिक्कत की बात नहीं है उसमें। ये उन्होंने यहाँ पे राउंड ऑफ किया हुआ है, मतलब -9.39 किया हुआ है उन्होंने यहाँ पे, 0.8, सो मतलब मोटा मोटी आंसर तो देखो सेम ही आना चाहिए, बस वही है ना? ठीक है, यस। और तो कुछ है नहीं ऐसा। आई डोंट थिंक सो। रेस टू एन बराबर से किया था मैंने, हाँ रेस टू एन बराबर से किया था मैंने, फिर मैंने यहाँ पे रेस बराबर से डिवाइड किए थे, ईयर 3 डिवाइडेड बाय ईयर 2 का रेट। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना यार, 0.531 631, यहाँ पे था -20 बेसिस पॉइंट्स किए थे मैंने। 611, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे रेट एक्चुअली ना 4 डिजिट तक राउंड ऑफ किया, मैंने जस्ट चेक किया, मतलब बेसिकली दे हैव वेंटिल 3, मतलब वो ऐसा 1 2 3 4, ये देखो, उन्होंने 4 मतलब वहां तक किया है उन्होंने, तो मैं इसको अगर मैं 4 तक करूं तो ज्यादा, ओ भाई 4 तक करने के बाद 0.92 हो गया, तो ज्यादा डिफरेंस है। ओके, तो राउंड ऑफ में को ध्यान रखना पड़ेगा, राउंड ऑफ के बारे में थोड़ा कंसर्न रहना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, वरना राउंड ऑफ नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ऐसे मैं फालतू में करने को गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब सीधा 0.848 से 9.92, दैट वाज क्वाइट क्रेजी मेरे लिए तो। ठीक है, कैलकुलेट ऑल कंपनीज इंटरेस्ट पेमेंट लायबिलिटी फॉर ईयर 1 इफ द यील्ड कर्व रेट इज 4.5 एंड 2.9। ये मुझे पता है इंटरेस्ट पेमेंट लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मुझे इसका आज तक मतलब कभी लॉजिक समझ में नहीं आया था। लाइक क्या क्या हो जाता है ना कई बार, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है, ठीक है ना? 4.5% है और यहाँ पे 2.9% है इंटरेस्ट रेट्स। बैंक फीस, नेट, ओए मैं कंट्रोल एन दबा दी, मैं कंट्रोल एन दबा देता हूँ बहुत बार। यहाँ पे बैंक फीस को कंसिडर करना है, लेकिन मुझे ईयर 1 के लिए करना है, तो इसका ध्यान रखना है। जस्ट पेमेंट लायबिलिटी फॉर ईयर 1, देखो सबसे पहली बात तो मैं ना फिक्स पेमेंट बैंक को करूंगा ही करूंगा, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गया हूँ मैं कि भाई मैं तुम लोग को फिक्स दूंगा, तो मुझे यहाँ पे फिक्स तो ऐसे का वैसे मतलब वो लिखना ही है। अच्छा हाँ, मैंने ये नहीं बताया, मैंने यहाँ पे बेसिकली फिक्स को भी मतलब शायद राउंड किया हुआ था बाय द वे, मैंने फिक्स को भी राउंड किया हुआ था, मतलब वो बस चेक करने के लिए।
उसके बाद आते हैं बैंक फीस। बैंक फीस दिया नहीं है ना यहाँ पे। रुक जाओ, पहले पढ़ने दे। बेसिस पॉइंट पेमेंट्स एंड रिसीव्स वुड बी मेड एनुअली विद द फर्स्ट ईयर हियर। मैनेजर्स बैंक वुड चार्ज एन एनुअल फी ऑफ 25 बेसिस पॉइंट्स। ठीक है, तो 25 बेसिस पॉइंट्स मेरे को चार्ज हो रहा है 400 पे। 0.25% इंटू 400। 0.25% इंटू 400। फ्लोटिंग रेट्स। देखो, मेरे को अमाउंट जो रिसीव हो रहा है ना बैंक से, मुझे जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो है 20 बेसिस पॉइंट्स कम। तो मेरे को फ्लोटिंग रेट बेसिकली 4.5% है, -0.2% ब्रैकेट क्लोज इंटू 400, इतना रिसीव हो रहा है। एंड सेम शिट गोज हियर, तो 10 पॉइंट मेरे को रिसीव हो रहा है ना। अभी आती है पेमेंट। अभी मैं एक और पेमेंट करता हूँ, विच इज माई दिस फ्लोटिंग वाला। 48 प्लस 50 बेसिस पॉइंट्स पे पेमेंट, विच इज माइनस ब्रैकेट ओपन प्लस 0.5% ब्रैकेट क्लोज इंटू 400। ये रहा और ये रहा। अब मैं मुझे ये फॉर्मेट पता है, ये ऐसे ही करना है मुझे, वो भी पता है। तो देखो, बैंक फीस हमें वैसे का वैसे लिखने हैं। फिक्स्ड पेमेंट क्योंकि हम उसी रेट पे हमने एंटर किया हुआ है। फ्लोटिंग बिकॉज हमें वो पैसा मिलने वाला है। मुझे आज तक ना ये समझ में नहीं आया है। एंड प्लीज मेरे को अगर किसी को पता होगा तो मेरे को मतलब बता देना कि हम ये वाले पेमेंट को क्यों कंसिडर करते हैं। ये जो बीच का पेमेंट है ना, हम इसको कंसिडर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को आज तक मुझे बस ये फॉर्मेट याद है, इसलिए मैंने ऐसे किया है सॉल्व। क्योंकि देखो, फ्लोटिंग जो है मेरे को मिल रहा है, मैं मानता हूँ। फिक्स जो है मुझे पेमेंट का तो मैंने किया। बैंक फीस जो है ये मुझे बैंक को पे करना, तो वो तो फिर वो भी मैंने किया। तो बचता है ये पेमेंट जो मेरा आइडियली, ये देखो ना, द इंटरेस्ट ऑन लोन नोट्स इज पेएबल एनुअली एंड इज बेस्ड ऑन द स्पॉट यील्ड कर्व प्लस 50 बेसिस पॉइंट्स। बराबर है। अब मैंने इस चीज का मतलब, मेरा लॉजिक पहले सही है कि नहीं भाई, तुम लोग मेरे को मतलब बाद में बताना नीचे कमेंट में कि मेरा क्या क्या लॉजिक है। पता है कि मुझे मेरे सामने वाले पार्टी ने, ठीक है, पैसे दिए, और इन पैसों से मुझे मेरे बैंक को पेमेंट करना है, और मुझे मेरे बैंक को मेरे ही रेट पे मतलब पेमेंट करना पड़ेगा। ये मेरा लॉजिक है। बिकॉज सी, फिक्स्ड क्या है, फिक्स्ड ये है कि मैंने उस बंदे को पेमेंट की है, मतलब जो मेरा जिस बंदे का मैंने बेसिकली स्वैप रेट उठाया है, या जिस कंट्री या कंपनी का मैंने स्वैप रेट उठाया, मैंने वहां पे पेमेंट की, ठीक है, फिक्स्ड पे। फ्लोटिंग क्या है कि उस बंदे ने मुझे मेरे प्रिंसिपल के ऊपर या मतलब अपने अपने प्रिंसिपल के बेसिस पे पैसे पैसे मतलब ट्रांसफर किए। एंड तो फिर अब जब उसने मुझे अपने बेसिस पे पैसे ट्रांसफर किए, मुझे मेरी बैंक को -20 और -36 ही देने पड़ेंगे, मतलब 136 देने पड़ेंगे। क्योंकि शायद उसने भले ही मुझे कम पैसे दिए हों, शायद अपने प्रिंसिपल पे या अपने रेट के मतलब -20 बेसिस पॉइंट के हिसाब से। लेकिन जब मैं मेरे बैंक को पेमेंट करने जाऊंगा तो मुझे मतलब मेरे +50 बेसिस पॉइंट का ही पेमेंट करना पड़ेगा। मुझे +50 बेसिस पॉइंट्स का ही पेमेंट करना पड़ेगा, गिवन द रीजन दैट इस बंदे ने बेसिकली मेरे को इस पेमेंट का कुछ पार्ट, हिस्सा सेटल ऑफ, मतलब वो सेटल ऑफ करके दिया है, ऐसा। सो दिस वाज माय लॉजिक टू दिस आंसर। बट या, ठीक है ना, तो यही है। क्योंकि हमने, अगर आपको याद होगा, वो स्टेट टेक्स्ट में भी पढ़ा था कि क्या होता है कि दो प्रिंसिपल अमाउंट्स होते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट री एक्सप्लेनिंग दिस, मतलब वो कॉन्सेप्ट टू यू गाइस, क्योंकि मेरे को ऐसा वो इनकम्प्लीट मतलब वो लग रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं सही से एक्सप्लेन नहीं किया होगा इस चीज को, इसलिए मैं जरा फिर से बताना चाहूंगा कि दो प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है ना।
और हमें ये समझाया गया है कि प्रिंसिपल्स कभी भी आप स्वैप नहीं कर सकते, आपको प्रिंसिपल वैसे का वैसे इंटैक्ट रखना है, जो शायद रियलिटी में केस नहीं होता। रियलिटी में प्रिंसिपल्स भी स्वैप होने चाहिए, ऐसा 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 मेरा मानना है। बट ठीक है, एज पर द स्टडी टेक्स्ट प्रिंसिपल स्वैप नहीं होते। अब उस बंदे ने मुझे अपने प्रिंसिपल पे 5% का इंटरेस्ट पेमेंट किया, और मेरे यहाँ पे मुझे 5% का ही इंटरेस्ट पेमेंट करना था, लेकिन मेरा प्रिंसिपल 100 का था, उसका प्रिंसिपल 75 का था। तो उसने क्या किया, अपने प्रिंसिपल के बेसिस पे मेरे को इतना पेमेंट किया 3.75, लेकिन मुझे अपना प्रिंसिपल 5 पे ही देना था। तो बिकॉज तो फिर बेसिकली क्या हो रहा है कि उसका प्रिंसिपल मेरे प्रिंसिपल पेमेंट को कवर अप नहीं कर पा रहा है। तो ये मतलब ये लॉजिक मेरा है। बट एक्चुअली इन रियलिटी प्रिंसिपल भी स्वैप होना चाहिए, ऐसा मेरे और मेरे एक दो फ्रेंड्स का मानना था। बट ठीक है, कोई बात नहीं। आंसर चेक करेंगे तो आंसर तो सही आएगा, बट आई वुड, अच्छा इन्होंने ऐसा मतलब बाजू में इम्पैक्ट भी दिया हुआ है। बट advise the chair on the current value of the swap to polled company and the factors which would change the value of the swap. Advise the chair on the current value of the swap and the factors that might change the swap. देखो, the current value of the swap is currently nil. Always at the start of the contract is always nil. However, the swap's value will change if the interest rate in the countries, in the respective countries keep on changing. And if they increase, then the value of swap will increase. मतलब है ना, यही रहता है। At the start of the contract, the value of the swap will be zero. The terms offered by Malbridge Bank equate the discounted value of the fixed rate payments by Polled Company with a variable rate payments by Malbridge Bank. However, value of the swap will not remain at zero if the interest rates increase more than expected. However, the value of the swap will not remain zero. Barabar, if the interest rate increase more than expected, Polled Company will benefit from having to pay a fixed rate and value the swap will increase। अच्छा हाँ, मतलब बेसिकली अगर पॉल कंपनी को फिक्स्ड रेट पे कर रहा है और फ्लोटिंग रेट अगर मतलब बढ़ता चला गया, तो हम लोग तो फिक्स पे ही कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए वैल्यू ऑफ द स्वैप बढ़ गई बेसिकली ऐसा। द वैल्यू ऑफ द स्वैप विल ऑल्सो चेंज एज द स्वैप अप्रोचेज मेच्योरिटी एंड फ्यूअर रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर लेफ्ट। Briefly discuss the advantages and disadvantages to Paul company if not of not undertaking a swap and being liable to pay interest at floating rates. Disadvantages of swap arrangement. The swap represents a long-term commitment at a time when interest rates appear certain. It may be that interest rates rise at a lower than expected. In this case, Paul company will be committed to a higher rate interest, and its finance cost may be higher than if not had taken out on the finance। पता नहीं है, ये सब बकवास है। मुझे लगता है कि देखो, स्वैप का बेसिक क्या रहता है कि अगर मैं फिक्स्ड पे हूँ, ठीक है, और इफ द फ्लोटिंग रेट्स स्टार्ट टू डिक्रीज, देन आई वुड बी लायबल टू पे एट अ फिक्स्ड रेट। ठीक है। स्वैप में एक और डिसएडवांटेज रहता है कि इफ द काउंटर पार्टी स्टार्ट्स, मतलब वो डिफॉल्टिंग और स्टार्ट्स टू डिफॉल्ट, देन द स्वैप वोंट टेक प्लेस एंड इट विल नॉट बी क्वाइट गुड फॉर मी, राइट। Counterparty default is one of the biggest risks in swap arrangement. Swaps are for long-term contract, and thus swaps cannot be applied or would be difficult to apply for short-term contract. Finding a counterparty may be much difficult, will be difficult, and bank fees are also involved। फिर एडवांटेजेस क्या होते हैं, इट इज चीपर देन ऑप्शंस। फिर एक, अगर फिक्स पेमेंट में अगर कर रहा हूँ और अगर फ्लोटिंग रेट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो मेरे लिए तो बेनिफिट है क्योंकि मैं फिक्स्ड पे हूँ बेसिकली, है ना, तो ये मेरे लिए बेनिफिट हो गया। अगेन अगर मैं फ्लोटिंग पे हूँ, अगर फ्लोटिंग रेट्स डिक्रीज हो गए तो मेरे लिए अगेन बेनिफिट है। और क्या बोल सकता हूँ मैं, बजटिंग है फिक्स फिगर पर। हाँ, अरे हाँ, ये मैं बताना भूल गया, स्वॉप्स अगर फिक्स्ड पे है ना, तो जो हमारी जो कंपनी है ना, या हमारी जो कंट्री, उसके लिए प्लानिंग, बजटिंग एंड प्लॉटिंग बहुत इजी बन जाएगा। सो हम ये वाला पॉइंट भी मतलब उसके अंदर डाल सकते हैं। ये भी हो गया।
चीपर देन ऑप्शन मैंने बोला ना, हाँ चीपर देन ऑप्शन तो बोला। डिसएडवांटेजेस में एक्चुअली कॉलर्स का मैं बोलना चाहता था, पर मेरे को याद नहीं आ रहा, तो जाने दो। कंसर्न, इन्होंने बोला swaps have a shorter period than loan, हाँ swaps have a shorter period than loan, but they are long term derivatives, ये बताना है चाहिए हमें। वो लॉन्ग टर्म डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली हमारी मतलब वो नेटवर्किंग इंक्रीजेस, बिकॉज हमें एक कंपनी के साथ स्वैप करें तो हमारी नेटवर्किंग बढ़ जाती है, रेपुटेशन एंड क्या बोलते हैं फिर वो, रिलेशंस में इम्प्रूव वगैरह, ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं। कॉस्ट से ठीक है, लैप्स तो नहीं कर सकता, ठीक है, आई थिंक इतना काफी है।